यदि आप स्क्रीन पर दिए गए कोर्सेस में से कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और पता करें इस समय कौन सा कोर्स चल रहा है और आने वाले समय में कौन से कोर्स आ रहे हैं। एस्ट्रो पाठशाला में 20 से अधिक कोर्स चलाए जाते हैं। धन्यवाद। पहला ये है कि वेल्थ जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि वेल्थ को हम इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। वेल्थ को हम सेकेंड हाउस से हम देखते हैं, यानी कि सेकेंड हाउस से हम लिक्विड कैशेस को देखते हैं। और ये अर्थ त्रिकोण का जो है वो अर्थ त्रिकोण का सेकेंड हाउस माना जाता है। एपेक्स हाउस इज 10th, सेकेंड इज सेकेंड, और थर्ड इज 6th हाउस। इसलिए एपेक्स हाउस 10th होता है और ये सेकेंड ऑर्डर का हाउस माना जाता है, यानी अर्धी साइंस में अर्थ तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि में। जो क्लासिक्स जो हैं वो इसको वेल्थ को हमेशा सेकेंड हाउस से डिनोट करते हैं, जो कि लिक्विड कैश को बताता है। जैसे आपके एफडी है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईसॉप्स हैं, शेयर्स हैं। जैसे पिछले बार भी मैंने आपको बताया, व्हाट कुड बी रिडीम्ड वेरी फास्ट। सबसे ज़्यादा जो तेजी के साथ जो चीज़ आप रिडीम कर सकते हैं वो यहाँ से आती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि चौथा हाउस है वेल्थ का, फिर चौथे से हम क्यों नहीं देखते। तो मैं आपको सुन के ना शॉक लगेगा, आपको सुन के शॉक लगने वाला है, क्योंकि फोर्थ हाउस वेल्थ का जरूर है, लेकिन इट इज ए नोशनल वेल्थ। इट इज एब्सोल्युटली ए नोशनल वेल्थ। आपको मालूम है, ये जो एक समय था कि मेरे पड़ोस का मकान 15 लाख में बिक रहा था, और उस समय मेरे स्टैंड चार्टर्ड बैंक में 15 लाख थे। लेकिन मैं इतना सेटिस्फाइड आदमी हूँ, मैं वाइफ से कहने लगा कि यार एक ही छोटी सी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, एंड वी आर बेटर ऑफ विद वन हाउस। और आज वो मकान 3.5 करोड़ का है। ये एक नोशनल वैल्यू है। एक समय ये भी था कि ये 3.5 करोड़ का बगल का मकान जब ये बना, तो हमारे सरदार जी इसको बेच नहीं पाए, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम से गिर गई थी 2 साल पहले, और ये 2.5 करोड़ की रह गई थी। तो एक फोर्थ हाउस जो होता है, इसीलिए इसको नोशनल वेल्थ कहते हैं। अगर किसी वजह से कल को मेहम हो जाए, कल को पता चला कि जाट एजिटेशन इतना जबरदस्त हो जाए कि मार्केट मच जाए, हरियाणा में रहना दूभर हो जाए, या जैसे पंजाब में एक बार टेररिस्ट और जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, उन्होंने लोगों का रहना दूभर कर दिया, तो इंडस्ट्रीज वहां से भागने लगी। या ऐसे पंजाब बंगाल से कुछ इंडस्ट्रीज भागी, गुजरात भाग गई। इसी प्रकार से बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिलोकेट हो रही है। क्यों? क्योंकि नोशनल वैल्यू है, और उस इंडस्ट्री के होने से उसके आसपास की जमीन ऊपर होती है। तो इसका मतलब फोर्थ हाउस इज डेफिनेटली वेल्थ हाउस, बट इट्स अ नोशनल वेल्थ। You can't quantify it permanently. You can quantify it today, but by the time you are able to liquidate it, those are notional values. Actual values at which you are going to sell it off, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हम वेल्थ के लिए हम सेकेंड हाउस को लेते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस का जो वेल्थ है वो नोशनल नहीं है। आपको मालूम है आपकी एफडी की क्या कीमत है, आपको मालूम है आपके ईसॉप्स की क्या कीमत है। अगर, क्योंकि वो लिक्विड कैश है, इसलिए आज आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन फोर्थ हाउस की जो वेल्थ मैनेजमेंट है, अगर आज आपने डिसाइड कर लिया जनाब कि मैंने उसको निकालना है, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आप उसे 6 महीने में निकालेंगे, 1 साल में, या 2 साल में, 3 साल में। इसलिए वेल्थ आती जरूर फोर्थ हाउस से है, लेकिन लिक्विड कैश, लिक्विड वेल्थ, हमेशा सेकेंड हाउस को हम अहमियत देते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था 11th हाउस से जो आपकी वेल्थ आती है, रिकरिंग वेल्थ आती है, चाहे वो रेंटल हो या वो ऐसे कंपनी के शेयर्स हों जो कि आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करने पे वो ईसॉप्स आपको
अलॉट करते हैं, या वो इस तरह की जो हमारा 10th हाउस है, क्योंकि 10th हाउस हमारा जॉब का हाउस है, तो जॉब का दान है, यानी आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, यानी कि आपको एंड ऑफ द मंथ आपको पैसा मिलता है, इसलिए उसको रिकरिंग वेल्थ का या रिकरिंग इनकम का हाउस 11th को माना जाता है। लेकिन जो सेकंड हाउस है, उस सेकंड हाउस में जो क्लासिक्स जो सेकंड हाउस को एसोसिएट करते हैं, लिक्विड कैश, एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ईसॉप शेयर्स, और जो पैसा आपको परिवार से आता है, या जो पैसा आपको स्पाउस से आता है, या जो आपने सेल्फ एक्वायर किया हुआ है, वो पैसा आपका सेकंड से आता है। सेकंड हाउस जो है एक आदमी के स्टेटस को भी बताता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो एम्पावरमेंट का जो हाउस है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपके रिसोर्सेज का है। सेकंड हाउस पब्लिक से आपको कितनी इज्जत मिलने वाली है, समाज में आपको कितनी इज्जत मिलेगी, आप कितना वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ये भी सेकंड हाउस बताता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अगर कोई आदमी लुंगी में बैठा है और एक बंडी में बैठा है, यानी अंडरशर्ट में बैठा है, तो आप समझ लीजिए उसका सेकंड हाउस बहुत पुअर है। अगर उसका सेकंड हाउस अच्छा होगा तो ही विल बी ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, और गुड क्लोथिंग्स वहीं से आती हैं, पार्टी क्लोथिंग्स वहीं से आती हैं, जो फैमिली आपकी कुटुंब आपका वहीं से आता है, पोटेंशियल क्रिएटिव एनर्जीज आती हैं सेकंड हाउस से, क्योंकि सेकंड हाउस आपका स्पीच का है, आपकी लर्निंग हैबिट्स वहीं से आती है, स्पीच, फेस, आईज, ज्वेलरी, जेम्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें वहां से आती है। एथिकल मॉरल कंडक्ट हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, लेकिन एथिकल मॉरल कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीच, विद रिस्पेक्ट टू फीड हैबिट्स, वो सेकंड से देखी जाती है। कई बार ऐसे लोग, जैसे पंजाब का एक कल्चर है, यहाँ पे कुछ लोग पंजाब से होंगे, ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू देम। पंजाब में कुछ ऐसी गालियाँ वगैरह होती हैं जो कि बहुत प्यार से दी जाती हैं, लेकिन अगर आप जैसे लखनऊ के कल्चर पे चले जाएं, लखनऊ में तो उनको तो आश्चर्य होगा, वो कहेंगे यार दोस्तों से लोग इस तरह से भी बात करते हैं। पहले आप कहने वाला जो कल्चर है, और हम आप, जूही चावला जैसे कुछ दिन रही लखनऊ तो हम करके बोलती है, मैं करके नहीं बोलती। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा तू तड़ाक होता है या गाली गलौज होती है, बिना गाली के प्यार नहीं निकल पाता, वो प्यार को शो करते हैं, तो वो कहाँ से आया, स्पीच से आया। तो इसलिए जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल मॉरल कोड जो है, वो फोर्थ से देखा जाता है, और फोर्थ हाउस सेकंड हाउस से देखा जाता है, जबकि फोर्थ हाउस भी इसका है, क्योंकि स्पीच से ही हम गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ हम गंदी बात बोलते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, इसलिए वो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, उसमें भी मॉरल कंडक्ट है, हम किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, कैसा आप जंक फूड खा रहे हैं, कितना आप मीट खा रहे हैं, कितना हम इसमें स्मोक कर रहे हैं, चर्चिल की तरह, या क्यूबन सिगार वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, या एल्फ्रेड हिचकॉक की तरह, तो सारी चीज़ें सेकंड से आएंगी तो हमारी अमर्यादित मानी जाती हैं। स्पाउस की हेल्थ में किसी तरह का भी जो नुकसान है, या कोई रिलेशनशिप पे नुकसान है, या नेटिव के विजन में कोई नुकसान है, यानी आइज में कोई नुकसान है, तो वो भी आपके इस सेकंड हाउस से आता है, क्योंकि वो सप्तम का अष्टम हो जाता है। जुपिटर इस भाव का प्राइमरी कारक है। जुपिटर इसलिए प्राइमरी कारक है क्योंकि जुपिटर, मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी, इसके बाद फिर हमारे दो टॉपिक रह जाते हैं। मुकेश जी यहाँ पे हैं तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा। एक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो जुपिटर इसका प्राइमरी कारक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मरकरी इसमें सेकेंडरी कारक है, जो कि स्पीच का, अर्ली एजुकेशन का है। इसी प्रकार से इसका जो सेकेंडरी कारक वीनस जो होता है, वो जो कालपुरुष में वीनस सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, यानी कि फेस का लॉर्ड है। तो जो अट्रैक्टिव फेस होता है, जो लस्टर ग्लो फेस का जो होता है, फेस का एक अच्छा दिखना, जैसे मधुबाला का मैंने एग्जाम्पल आपको कुंडली एग्जाम्पल दिया था, कितना सुंदर उसका फेस था, तो फेशियल ग्लो, लस्टर। और इसी प्रकार से जो शुक्र है, वो और क्या सेकेंडरी कारक किस चीज का है, वो ऑर्नामेंट्स का है, पार्टी वेयर ड्रेसेस का है, प्रोस्पेरिटी थ्रू सेविंग हैबिट्स। वॉरेन बुफे कहते हैं कि कोई भी आदमी
अमीर इस वजह से नहीं बना कि उसने कितना कमाया, इस वजह से बना कि उसने कितना बचाया। जाने की हैबिट वीनस आपको देता है, और खासतौर सेकंड का वो एक कारक होके वो आपको ये समझाता है कि व्हाट इज अवॉइडेबल एंड व्हाट इज अनअवॉइडेबल। वो इतना भी माइजरली आपको नहीं चाहता कि आप कहें या घरवाली से कहें कि खिचड़ी बनाते रहो, सब्जी की जरूरत नहीं है। बचाना जरूर है, लेकिन वही बचाना है जितना आवश्यक है। तो विजन जो होती है, विजन के 3 प्लैनेट्स होते हैं, सन, मून एंड वीनस। जैसे वीनस को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है, इसीलिए वीनस जो कि डायबिटीज का कारक है, तो आप देखते हैं इनवेरिबली डायबिटिक पेशेंट्स को विजन धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसी प्रकार से उनको ग्लॉक्यूमा, जैसे कि मोतियाबिंद कहते हैं, उनको जल्दी हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज भी वीनस से आता है और ये विजन में कमी भी वीनस से आती है। लेकिन ब्लाइंडनेस के लिए सूर्य, चंद्र और वीनस तीनों का ही पिता होना बहुत जरूरी है। मून इसके अंदर जो कारक होता है, सेकेंडरी कारक है, वो सम्चुअस फूड का होता है, यानी कि 56 भोग का होता है, फूडी हैबिट्स का होता है। अब आया वेल्थ, 5वां पॉइंट। वेल्थ जो है सेकेंड, वेल्थ को समझने का एक तरीका तो मैंने आपको, जैसे वैसे हमारी कोर्स का मटेरियल नहीं था आरूढ़ लगन का, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि आरूढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगन है, और आरूढ़ का मतलब होता है माउंटेड। माउंटेड का मतलब होता है, जैसे अगर हम कहेंगे अश्वारूढ़, तो अश्व के ऊपर माउंटेड, यानी कहने का मतलब है जब आप माउंट हो जाते हैं तो पब्लिक के द्वारा आप परसीव्ड हो जाते हैं, और वो आपके विषय में ज़्यादा विस्तार से चीज़ों को आप पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जो सेकंड का जो आरूढ़ है उससे हम समझते हैं। और जबकि जो लगन है, सेकंड है, 9th है, 10th है, 11th है, ये हाउसेस वेल्थ क्रिएशन से संबंधित होते हैं सेकंड के आरूढ़ में। कौन कौन से? सेकंड के आरूढ़ का लगन, यानी कि द्वितीय का जो आरूढ़ का लगन होगा वो द्वितीय का आरूढ़ के लगन का द्वितीय भाव, और फिर उसके बाद ये 3 हाउसेस, 10th हाउस जो कि आपके रोजगार का है, हेम्ड बाय 9th एंड 11th, इजी टू रिमेम्बर, ये हेमिंग इफेक्ट है। 10th को क्यों सपोर्ट देते हैं 9th एंड 11th? क्योंकि उसको सैंडविच करते हैं। इसीलिए आप देखिए अष्टक वर्ग में किस बात पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है? राइजिंग आर्क बिटवीन द 9th एंड 11th। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि अष्टक वर्ग में क्या देखना है, आपने देखना है अष्टक वर्ग के बिंदु राइजिंग आर्क में होने चाहिए। अगर आपके 9th हाउस में 20 हैं तो 10th हाउस में आपके 22 हैं और 11th हाउस में आपके 30 हैं। इसका मतलब जिंदगी आपकी प्रोग्रेसिव चलेगी विद रिस्पेक्ट टू करियर एंड वेल्थ। तो बहुत से सब्जेक्ट्स का एक ऑपोजिट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो उसका मतलब जो सेकेंड हाउस का जो आरूढ़ है लगन का, उसका सेकेंड हाउस है, क्योंकि वेल्थ का हाउस है। 9th, 10th, 11th आपके रोजगार के, और 9th आपका भाग्य का, फॉर्चून का है, और 11th आपकी अर्निंग का है। इस वजह से इनकी अच्छी प्लेसमेंट सेकंड के आरूढ़ में होनी चाहिए, और ये किसी बेनिफिक प्लैनेट के द्वारा एस्पेक्टेड हों, कंजंक्ट हों, या बेनिफिक्स उनके देख रहे हों, या बेनिफिक लॉर्ड्स हों, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति, और याद रखिएगा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी, इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके थे, लेकिन जब डिस्पोजिटर की बात आने लगी तो हमें रोकना पड़ा, क्योंकि डिस्पोजिटर में चाहता था कि पहले आपको समझा दूं, इस वजह से हमने इसको रोका था। अदरवाइज इसमें ये 6-7 पॉइंट तो हम पढ़ ही चुके थे। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि जो इसमें ये जो हाउसेज होते हैं, इनकी ये एस्पेक्टेड हो बेनिफिट्स के द्वारा, इनके लॉर्ड कंजंक्ट हो बेनिफिट्स के द्वारा, तो उसका मतलब, और मैंने आप लोगों को बताया था ये धनाढ्य ऐसे धनाढ्य नहीं है हजारपति वाले, ये लखपति वाले धनाढ्य नहीं हैं। करोड़पति तो अब कॉमन हो चुका है। आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके एसेट्स अगर का असेसमेंट किया जाएगा तो हर आदमी कहेगा कि 1 करोड़ से ऊपर के हमारे एसेट्स हैं। 1 करोड़ रह क्या गया है अब? बहुत से लोगों के 3 होंगे, बहुत से लोगों के 4 होंगे। 1 करोड़ है क्या अब? कुछ भी तो नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ 40 करोड़, 50 करोड़।
और मेरे घर मिठाई भिजवा दीजिएगा अगर आपके सेकंड के रूम में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, क्योंकि आप इतना पचा नहीं पाएंगे फिर 40 करोड़, इतने खुश हो जाएंगे। मिठाई तो उतनी की आएगी नहीं सर। मेरा कहने का मतलब है कि आप पेटीएम कर दिएगा, आप मैं कहिएगा कि अच्छी मिठाई खरीद के आप खा लीजिए। मेरे मेरे सर दिवाली के बाद 40 करोड़ टू तो टिकट्स। वो विद्या नहीं पड़ेगा, अपने आराम करेगा। वो ये कहेगा जी मेरे तो 70 करोड़ बन रहे हैं इसमें, और मैं तो अब सबसे इनकम, पहले पेटीएम करेंगे विश्वामित्र साहब। वो कहेंगे कि अब तो मैं इनकम, प्रदीप जी गुरु जी, पहले तो मैं प्रदीप अपना जी ऑफिस जाते समय, मिठाई भेजेंगे, प्रदीप जी भेजेंगे। वो ये कहेंगे ना कि पहले तो मैं अपने ऑफिस जाते समय इनकम टैक्स की बिल्डिंग के साइड से चला जाता था, अब मैंने एक लंबा सा रास्ता ले लिया है जब से सेकंड के हारून में 70 करोड़ निकल के आया है, तो मैं इनकम टैक्स वाले उस ऑफिस के रास्ते से जाना ही मैंने बंद कर दिया है। दीवालों के भी कान होते हैं। सेकंड का रूट निकालना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा है जो राशि तुल्य नौमांश है, उसमें हम देखते हैं राशि तुल्य नौमांश होता है यानी कि D1 पे D9 के प्लैनेट्स की पोस्टिंग से आपको राशि तुल्य नौमांश मिलता है। राशि तुल्य नौमांश में आपने वित्तांशा देखना है, उसके बाद लाभांशा देखना है, भाग्यांशा देखना है, कर्मांशा। अब सबसे पहली बात है वित्तांशा क्यों देखना है, क्योंकि अगेन वो सेकंड से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। वित्तांशा कहाँ से आता है, सेकंड में प्लेस प्लैनेट। और जो लाभांशा है वो कहाँ से आता है, 11th में प्लेस प्लान। भाग्यांशा कहाँ से आता है, 9th में प्लेस प्लान। और कर्मांशा कहाँ से आता है, 10th हाउस। आ गया ना वो पिछला वाला ही, सेकंड 9th 10th एंड 11th, वही चीज आ गई ना इसमें भी। तो इसका मतलब है नियम वही है, नियम में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये हो गया कि अब आप प्लैनेट्स के डेजिग्नेशंस को पहचानने लग गए हैं, और जिस प्लैनेट का जो डेजिग्नेशन होता है वो उस डेजिग्नेशन को फुलफिल करने के लिए ऑब्लिगेटेड है। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों को एक बीच में एक वो दिया था, मैंने देखा कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं, सबने, मुकेश जी भी नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि जिन लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकाला था वो पढ़ नहीं पाए थे। और प्रदीप दल्ला साहब को तो सैल्यूट, क्योंकि वो हमेशा प्रिंट आउट निकालते हैं। जो लोग भी प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं उसकी फाइल बनाते हैं, आप समझिए गुरु मुख से निकले हुए जो नोट्स होते हैं, गुरु के जो नोट्स होते हैं, मेरे नोट्स आप लोगों को बहुत आसानी से नहीं मिलने वाले। उसका रीज़न है कि भारतीय विद्या भवन, इंडियन काउंसिल ऑफ जोलॉजिकल साइंसेज, हमारे श्रद्धेय गुरु जी श्री खेमराज गौड़ साहब और क्लासिकल टेक्स्ट, इनसे मिला जुला ये नोट्स बने हैं, इनमें मेहनत हुई है। तो इनको आप ना बाकायदा फाइल करके रखिए। वंस इन अ वाइल, क्योंकि आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, वंस इन अ वाइल अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, और एक समय पे आप पढ़ाने भी लगेंगे। क्योंकि मैं जो है हमारी फैक्ट्री में, मैंने आपको कई बार बताया, हमारी फैक्ट्री में स्टूडेंट्स नहीं निकलते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। हमारी फैक्ट्री में जब आपके ऊपर ना लैमिनेटेड होके ठप्पा लगेगा तो उसमें लिखा होगा टीचर, तो जो प्रोडक्ट लाइन से जो बाहर आप निकल रहे होंगे ना, तो उसमें लिखा होगा नौमांशा गुरु। तो ये स्टूडेंट नहीं निकालता हूँ मैं गुरु ही बनाता हूँ, टीचर ही बनाता हूँ। यानी कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे इसके रिसर्चर और टीचर्स बनने वाले हैं। लेकिन ये नोट्स पर जरूर रिसर्च कीजिएगा और पढ़िएगा, मेरा आशीर्वाद है इस बारे में, अब जरूर आप लोग इस बात को अचीव करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो राशि तुल्य नौमांश में हमने ये सब देख लिया। कर्मांशा क्या है, वो आपका 10th में बैठा हुआ प्लैनेट है। अब 7th पॉइंट ये है कि जो D1 चार्ट है, अगर इस नियम को समझने में हम लोगों को पहुंचना पड़ा था पीछे डिस्पोजिटर को समझने के, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो D1 चार्ट है उसमें सेकंड और सेकंड हाउस, D1 की बात हो रही है, नेटल चार्ट की। नेटल में अगर आपका सेकंड का और 10th के लॉर्ड अगर किसी भी केंद्र भाव में अगर संबंध बनाते हों, सेकंड यानी कि द्वितीय भाव और 10th यानी कि दसम भाव, इनके स्वामियों को पहला नियम क्या कहता है कि उनको केंद्र में एक संबंध बनाना चाहिए, और वो संबंध अगर बनता है
और उस संबंध को किसने एस्पेक्ट करना है? उसने करना है जो इसमें एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया है कि लग्नेश का जो नौमांश लॉर्ड है उसे एस्पेक्टेड बाय कौन होना चाहिए? लगन भाव का नौमांशा का लॉर्ड। जैसे मेरे लगन का स्वामी कौन है? मंगल है, और मंगल कहाँ बैठा है? एक्वेरियस में। तो कौन हो गया लगन का स्वामी? लगन का नौमांश पति कौन हो गया? शनि। अगर मेरे लगन भाव, अगर मेरे द्वितीय भाव, दसम भाव, द्वितीय भाव तो शुक्र, दसम भाव तो शनि, शुक्र और शनि कहीं पे भी अगर केंद्र में बैठ जाते और उस पर एस्पेक्ट होता शनि का। अब चूंकि शनि यहाँ हो गए तो शनि या गुरु, शनि अथवा गुरु, अगर गुरु से एस्पेक्टेड होते तो मैं काफी धनाढ़ होता। लेकिन मैं ठीक ठीक हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा रहता हूँ, लेकिन धनाढ़ की श्रेणी में नहीं आता हूँ। तो बहरहाल इसमें कुंडली में आपको देखना है तो उसमें एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि सपोज किसी का जो लग्नेश है मंगल, मंगल अगर किसी की कुंडली में एक्वेरियस में बैठा हो, मतलब इसका होता है कुंभ राशि में बैठा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्नेश का नौमांशपति कौन हुआ? शनि। शनि या जुपिटर ऐसी स्थिति में द्वितीय और दसम के स्वामी को जो कि केंद्र में कंजंग बैठे हैं उस पर अगर आस्पेक्ट देंगे तो ऐसे आदमी को न केवल वेल्थ बहुत बचपन से मिलती है, इनहेरिटेंस से मिलती है, साथ में वो कंटिन्यू करता रहता है इस तरह की वेल्थ के द्वारा। 8th पॉइंट है, अगर बेनिफिक या बेनिफिक्स अगर उच्च के हो जाएं, यानी कि सौम्य ग्रह, हम इसमें चारों ही लेंगे, इसमें मंगल को, इसमें सॉरी बुध को भी हम सौम्या करके बोलेंगे और बुध को भी सौम्य ग्रह लेंगे, गुरु शुक्र चंद्र, ये चारों जो हमारे बेनिफिक हैं, अगर ये उच्च के बैठे हों कौन कौन से भाव में? प्रथम, द्वितीय, 11th। प्रथम को क्यों ले लिया जाता है मैंने आपको बताया, क्योंकि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है और लगन का स्वामी है जिसका 12 के 12 भावों के ऊपर अधिकार क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, लगन के स्वामी का कार्य क्षेत्र जो होता है, लगन का स्वामी राजा की तरह से होता है। लगन के स्वामी का जो इंटरफेरेंस है वो ऑल 12 हाउसेस में। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन लगन के स्वामी का वो इनिमिकल प्लैनेट्स का बन रहा है, तो लगन का स्वामी उस राजयोग का पूरा फल नहीं ले पाता, उसका आंशिक फल ही ले पाता है अगर मित्र ग्रह नहीं है तो लगन के स्वामी के राजयोग बनाने वाले। इससे क्या होता है, जो बेनिफिट्स जो है अगर एग्जॉल्ट हो जाएं प्रथम भाव पे, द्वितीय पे और 11th पे। द्वितीय 11th क्यों लिया है? क्योंकि एक वित्तांशा है, एक लाभांशा है, एक वित्त का भाव है, एक लाभ का भाव है। प्रथम भाव क्यों है? क्योंकि प्रथम भाव लगन का स्वामी है। अगर इसमें अगर बेनिफिक और बेनिफिट्स अगर एग्जॉल्टेड हों और नौमांश लॉर्ड ऑफ सेकंड लॉर्ड, द्वितीय भाव जो आपकी कुंडली में D1 में जो द्वितीय भाव है उसका जो नौमांश पति है, यानी कहने का होता है नौमांश का जो स्वामी है उसका एक्सपेक्टेड बाय नौमांशा लॉर्ड ऑफ सेकंड लॉर्ड। सेकंड का, जैसे सेकंड मेरी कुंडली में शुक्र है, शुक्र का नौमांशपति मैंने आपको बताया शुक्र शनि है, सपोज शनि उसको देख रहा हो पहले, दूसरे 11th को, जो कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, आइदर ऑफ द थ्री, मोर ऑफ देम बेटर इट इज। फिर 40 करोड़ नहीं होगा, 120 करोड़ होगा। लेस ऑफ देम उसी ग्रेड के अनुसार कम होता जाएगा। तो अगर वो उनको, वो सेकंड लॉर्ड को अगर वो बनाता है, एस्पेक्ट दे रहा होता है सेकंड के लॉर्ड का नौमांशपति, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सक्सेसफुल बनाता है और उसे बहुत वेल्दी बनाता है अर्ली लाइफ में। यानी कि ऐसा आदमी 20-22 साल तक अच्छा पैसा कमा लेता है। अब बताएं, अब 9th पॉइंट है आपका कि अगर नौमांश लॉर्ड का, ये जो मैंने पॉइंट्स डाले ना ये बड़े रेलेवेंट हैं, एक्सेप्टिंग फॉर कीपिंग ए फोकस, क्योंकि पॉइंट डाल देने से क्या होता है कि मैं आपसे कह सकता हूँ आप 9th को देख लीजिए, तो आप 9th को देख लेते हैं। वैसे अगर आप कहें कि ये पॉइंट जो डाले हैं उनका क्या रेलेवेंस है, तो मैं कहूँगा इनका रेलेवेंस यही है कि मैं पॉइंट डाल के इसलिए बोलता हूँ कि कोई आदमी मेरे को अगर व्हाट्सएप पे लिखेगा कि साहब पॉइंट नंबर 12 में आपने
ये एनोमली है या ये गलती है, तो मुझे पूरी जो है पूरा वो लेक्चर पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं वहीं पे जाके फोकस देखूंगा और उसको करेक्ट कर दूंगा। लेकिन और दूसरा है आपका फोकस भी इंटैक्ट रखता है कि आप 9 पॉइंट को पढ़ें तो 90 को पढ़ें। अब 9th पॉइंट क्या है कि नवमांश लॉर्ड ऑफ लग्नेश, अब फिर लग्नेश का नवमांश लॉर्ड, यानी नवमांशा कितना इंपॉर्टेंट चार्ट हो गया, क्योंकि वही चार्ट फलित होना है। तो उसमें वो कहता है कि नवमांश के स्वामी का जो नवमांश का जो स्वामी है लगन के स्वामी का, जैसे मेरा लगन का स्वामी मंगल है, वो किस नवमांश में है? एक्वेरियस में है। एक्वेरियस में होने की वजह से उसका स्वामी कौन हुआ? शनि। तो अगर वो फ्रेंडली है, अगर वो मित्रवत है, एसोसिएटेड है सेकंड के लॉर्ड से D1 में, अब अगर सपोज शनि मेरा अगर शुक्र के साथ में कोई संबंध बनाता हो D1 में, लेकिन वो D1 में नहीं बनाता, अगर D1 में बना रहा होता तो आप ये समझिए कि मतलब धन के ना अंबार लग रहे होते हैं। आप ये समझिए कि आप कहते हैं आप सर आप किस पे बैठे हैं, मतलब तकिया पे बैठे हैं कि गड्डियों पे बैठे हैं? तो मैं कह रहा हूँ गड्डियों पे बैठा हूँ, तो ये हालत होती। नवमांश लॉर्ड ऑफ लग्नेश का 9वां पॉइंट है कि जो लगन का स्वामी है उसका जो नवमांश पति है वो अगर नेटल में अगर वो मित्रवत हो, और ये और हिंदी वाला और है, हाँ इसको एंड कर लीजिएगा, इसको प्लीज एंड कर लीजिए, ये और हिंदी वाला और है, जो और नहीं है ये और है, यानी कि एंड है। प्रदीप साहब नोट्स आपके हाथ में, आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए। एक तो मित्रवत हो, मित्रवत होने से वो फलित होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ना वृहद धन के योगों की बात कर रहे हैं, छोटे पैसे की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है कि अगर नवमांश का जो लगन का जो नवमांश पति है वो अगर नेटल चार्ट में यानी D1 चार्ट में अगर वो मित्रवत है और साथ में एसोसिएट हो जाए सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 के द्वितीय भाव के स्वामी के साथ तो उसका संबंध बन जाए, और कहां पे संबंध बने? ट्राइनल या केंद्र भाव में, यानी शुभ भाव में उसका संबंध बन जाए, या वो अपने स्वयं के मकान पे उसका संबंध बन जाए। यानी कहने का मतलब है या तो वो नवमांशपति का मकान एक लगन के नवमांशपति का हाउस होगा, या एक सेकंड हाउस में बन जाए। अगर ये योग वहां बन जाए या वहां बन जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति नेटिव इतना जुगाड़ू होगा, यानी कि इतना स्ट्रीट स्मार्ट होगा कि वो वेल्थ को अपने स्वयं के हार्डवर्क से वो कमाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली में मिलेगा। तो मेरे पास कुंडली है नहीं इसमें, लेकिन कभी मौका लगे तो आपको डालूंगा। अच्छा, अब 10th पॉइंट है बंदा, नवमांशा लॉर्ड ऑफ बोथ लग्नेश सेकंड लॉर्ड आर एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। अब वीनस, अब इसमें क्या है ना, धनदायी कौन कौन से प्लैनेट्स माने जाते हैं? जैसे गुरु है और सूर्य हैं, ये मेगा धन के प्लैनेट माने जाते हैं। मेगा से थोड़ा कम जो धन के प्लैनेट, मेगा प्लैनेट कौन से हैं? सन एंड जुपिटर। और मेगा से थोड़ा कम कौन है? शुक्र और चंद्र। सूर्य और गुरु तो मेगा प्लैनेट है, उससे नीचे चंद्र और गुरु, और नहीं चंद्र और शुक्र। लेकिन फिल्दी रिचेस आते हैं राहु से। फिल्दी रिचेस, फिल्दी रिचेस का मतलब है अथाह पैसा, अथाह पैसा राहु देता है। इसीलिए कहते हैं कि राहु अगर किसी की कुंडली में उच्च का है या नीच का है, वो अथाह पैसा देता है। इसीलिए राहु मलेच्छों का कारक होता है, यानी कहने का मतलब है फॉरेन कंट्री या फॉरेनर्स का कारक है। इसी वजह से आप देखते हैं जब आदमी किसी भी फॉरेन लैंड में माइग्रेंट जाता है तो हमसे 70 गुना आगे चला जाता है। यानी कहने का मतलब मेरी जेब में अगर 100 रुपया है तो मेरी जेब में फॉरेन में जाते ही वो 700 बन गया। $100 is equivalent to 7,500।
तो बहरहाल इसका होता है कि डॉक्टर विनयशील की कुंडली हमें देखनी होगी। ये वारिंगटन में बैठे हैं तो इनको ये इतना 50-80 टाइम्स आगे चले गए हैं। इनकी कुंडली में कोई ना कोई धनाढ्य योग राहु से जरूर बनता होगा। अरे राहु की वजह से गए हैं, गुरुजी राहु मेरी कुंडली में कोई योग बनता होगा जो मुझे भंडारी सर मिले। नहीं, वो तो खैर ये सर राहु की वजह से ही गए हैं वो वहाँ आप पे। ना वो असल में आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जो 32 लोग जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था उन सभी की कुंडलियों में ये योग बन रहा था। जी और जी ये है कि आपने उस योग को ना प्रार्थना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा उस जी। योग को और प्रबल कर दिया है। जैसे कहने का मतलब है कि 2 व्यक्तियों को अच्छी पत्नी मिली, जी। एक ने उस अच्छी पत्नी को देवी का रूप मान लिया और उसकी सेवा शुश्रूषा की तो उसका शुक्र भी बलवान हो गया। और पत्नी भी मायके में, अपने मायके में पति की जो वो है तारीफें करते ना थकती, इज्जत बनी। उसी ने उसका कदर नहीं की। तो हम्म। जहाँ तक लक की बात है, ये तो सारे ही 32 के 32 लोग बहुत लकी हैं। ये तो बड़ा अभागी लोग हुए हैं जो कि नहीं आ पाए। 14 से और 32 मतलब 18 हो गए ना, 8 4 12, हाँ 18 लोगों का कितना बड़ा अभाग है कि अब क्लास से बिल्कुल एंड पे जा रही हैं, उसके बावजूद वो अपने गुरु के दर्शन के लिए नहीं आ रहे। हमें तो जब वैदिक अध्ययन की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गुरु को साक्षात भगवान के रूप में लोगों ने देखा है। तो उनका आशीर्वाद जिसने नहीं लिया उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। तो समझ लीजिए कि एक कहानी कही जाती है कि एक 2 मित्र थे। एक मित्र जो है वो तपस्या पे चला गया, सिद्धियां प्राप्त करके आ गया। सिद्धियां प्राप्त करके आया है, वो दूसरे मित्र को उसने 4 कंकड़ दिए और उसने कहा तूने जो मांगना है, राज, सिंहासन, धन, साहूकारी, दुकानें, ये 4 कंकड़ हैं, इसमें से एक कंकड़ को लेके तू जिस दिशा में फेंक देगा उसी दिशा से तेरे को धन आएगा। तो कह रहा चारों को फेंक सकता हूँ? उसने कहा हाँ जी चारों को भी फेंक सकते हो। तो उसने चारों को फेंक दिया। तो चारों को उसने मांग के फेंक दिया। तो उसके मित्र ने, जो कि सन्यासी था, वो पूछने लगा कि तूने ऐसा क्या मांगा? तो कहता है मैंने चारों दिशाओं में फेंक के कहा कि उन दिशाओं के में जो स्कूल है ना वहाँ मेरे को अध्यापकी मिल जाए। आप समझ रहे हैं ना, ये अभाग होना इसी को कहते हैं। उसके मित्र ने उससे कहा कि तू अगर किंगडम मांग ले, तो अगर धन मांग ले, तो अगर राजगद्दी मांग ले, और इस कंकड़ को तो फेंक दे उस साइड को। लेकिन एक आदमी का भी ना, इसी को भाग अभाग कहते हैं, कि वो एक मास्टर था, उसके दिमाग में, प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, उसके दिमाग में यही आया कि चारों कंकड़ फेंक के भी उसने कहा कि जिस दिशा में मुझे इस नौकरी से अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल जाए मैं वहां चला जाऊंगा। हमने तो अपने गुरुजी के चरणों को धोकर उसको छिड़का है अपने ऊपर, और यही माँ शारदा से छिपती नहीं है सब बातें। इसीलिए उन्होंने मुझे ज्योतिष को बहुत आसान तरीके से समझने की एक कला दी है। मैं इसे बड़ा गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि आई अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी मच सिंपलर वे देन many स्टॉलवर्ड्स इन दिस सब्जेक्ट। 9th पॉइंट में वो कहता है कि अगर नवांश लॉर्ड जो है लग्नेश का अगर स्ट्रॉन्ग है नेटल में, यानी कहने का मतलब है लग्नेश का नवमांशपति अगर नेटल चार्ट में अगर बहुत बली है और मित्रवत है और एसोसिएटेड हो वो सेकंड लॉर्ड से, यानी कि D1 के सेकंड लॉर्ड से, और वो ट्राइन और केंद्र भावों में अपने ही हाउस में बैठ जाए, या अपने हाउस में या ट्राइन में, यानी कि त्रिकोण में बैठे, या अपने ही हाउस में, यानी कहने का मतलब है कि लगन का जो नवमांशपति का भी एक हाउस होगा D1 में, वहां बैठ जाए, या द्वितीय हाउस में बैठ जाए। तो ऐसे आदमी मेहनत और मशक्कत के द्वारा वेल्थ क्रिएशन करते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है कि 10वां पॉइंट है, जब नवमांश लॉर्ड, when Namansha lord of both Lagnesh and second lord
सेकंड लॉर्ड और लग्नेश, इन दोनों के जो नवमांश पति हैं, अब आपको क्या याद रखना है? देखिए, आपने घूम फिर के इन सब में देखा किसको हम ढूंढ रहे हैं। सेकंड, लगन, 11th, और हमने ज्यादा स्ट्रेस किसको दिया है? वित्तांशा यानी सेकंड लॉर्ड, लाभांशा यानी 11th लॉर्ड, या भाग्यांशा यानी कि 9th लॉर्ड, और कर्मांशा यानी कि 10th लॉर्ड। घूम फिर के सारी कुंडली में धन ढूंढने के लिए ऋषियों ने क्लासिकल टेक्स्ट में, जिसे आप धनाढ्य बोलते हैं, उस धनाढ्य को उन्होंने इन्हीं भावों के विशेष तरीके से इनसे ही निकाला है। अब उपाय भी आप ही समझ गए, कितना आसान हो गया उपाय समझना। कहने का मतलब है, आपने इन्हीं के स्वामियों को अगर आप प्रोपिशिएट करें, इनके स्वामियों की आप पूजा करें, अर्चना करें, दान करें, वैदिक मंत्र करें, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब तो आपको धन के लिए ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो मिल गया कि धन आपको देना किसने है, उसी की पूजा अर्चना कीजिए। और ज्योतिष का नियम ये कहता है, जो आपको परेशान करता है वही आपको सॉल्यूशन देता है। अगर आपको पुलिस वाले ने परेशान किया तो सॉल्यूशन पुलिस वाला देगा, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं देगा। तो मेरा नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है, 10th पॉइंट, जिसमें लमांश लॉर्ड, लग्नेश और सेकंड लॉर्ड, लोमांशा लॉर्ड्स ऑफ बोथ लग्नेश एंड सेकंड लॉर्ड, मतलब D1 के लग्नेश और द्वितीय भाव के जो स्वामियों के नवमांश पति हैं, उन पे अगर जुपिटर का, बृहस्पति का, शुक्र का, या नेटल चार्ट के 11th लॉर्ड का, या इन तीनों में से दो का भी एस्पेक्ट पड़ रहा होगा, तो नेटिव शैल बी वेरी वेल्दी। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, आपने नवमांशपति किसको देखना है? एक तो लगन के नवमांश के स्वामी को देखना है, एक आपने सेकंड लॉर्ड के नवमांश के स्वामी को देखना है। और अगर वो D1 चार्ट में इफ दे आर एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, वीनस और 11th लॉर्ड, 11वें के स्वामी के द्वारा अगर उन पे दृष्टि पड़ती है D1 में, तो या 3 में से 2 में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनाढ्य होता है। 11th पॉइंट आपका है कि मधुबाला की भी कुंडली है, मजा आ जाएगा फिर तो। अच्छा, 11th पॉइंट है, अगर सेकंड लॉर्ड और नवमांश, सेकंड लॉर्ड जो है वो और इसका नवमांश लॉर्ड, एक तो सेकंड लॉर्ड है नवमांश का और उसका एक नवमांश पति है, इन दोनों पे अगर बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि मून, मरकरी, शुक्र, मतलब चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु, या इनमें से 2 के अगर एस्पेक्ट होते हैं या चारों के एस्पेक्ट होंगे, बेटर मोर द नंबर्स। नेटिव को मल्टीपल सोर्सेस से वेल्थ क्रिएशन होता है, इस नियम को याद रखना है हमने कि वो सेकंड का लॉर्ड हो या नवमांश में सेकंड का नवमांश पति हो, उस पे एस्पेक्ट किसका होना चाहिए? मून का, मरकरी का, वीनस का, जुपिटर का, या 4 में से 2 का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होगी। 12th पॉइंट है कि जिसमें बेनिफिट्स जो हैं वो लगन के सेकंड हाउस से 11th हाउस में बैठे होते हैं और सेकंड लॉर्ड के नवमांश पति के द्वारा दस्त हो। अब घूम फिर के सारी बात यहाँ पे आ रही है कि नवमांश पति इतना इंपॉर्टेंट हो गया है D1 में कि अब सारी कुंडली को देखने का नजरिया ही हमारा बदलता जा रहा है। यही एक बात थी जब जेंडर के बारे में बात हो रही थी, जब बात हो रही थी कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है, तो पता चलता है कि 5th हाउस का नवमांश पति अगर D1 में मेल साइन में बैठा है तो मेल चाइल्ड होगा, फीमेल में बैठा तो फीमेल होगा। यानी कहने का मतलब है कि D1 में जाके देखते हैं हम उसको, नवमांश पति को, 5th के लॉर्ड को, 5वें के लॉर्ड के नवमांश पति को हम जाके देखते हैं। इसका मतलब आपने कोई प्रेडिक्शन अगर करना है
तो आपने हमेशा ये देखना है कि नवमांशपति का D1 की पोजीशन कैसी है। इसे कहते हैं कॉम्पोजिट टेक्निक। कॉम्पोजिट टेक्निक्स का मतलब, क्योंकि D1 चार्ट जो है मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है और D9 जो है उसका सूक्ष्म भाग है, लेकिन उस सूक्ष्म भाग की स्थिति को हम D1 में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि D1 ही क्रिएट कर रहा है प्रॉमिस या डिनाइल। समझ गए बात आप? बिकॉज ऑल प्रोमिसेस एंड ऑल डिनाइल्स हैव टू कम फ्रॉम द D1। लेकिन हम उसे उसमें D1 में अब उसी प्लैनेट को नहीं देख रहे हैं, उसके नवमांशपति को देख रहे हैं। दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया, क्योंकि वो उतना नमाज चल के गया है। उसके नमाजपति को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उतना नमाज उसने मूव किया है, और मूव करने की वजह से उसकी स्थिति, उसकी तासीर बदल गई है, उसकी फितरत बदल गई है, क्योंकि वही उसका एक्चुअल प्रारूप है। अब इसमें है जो बेनिफिक प्लैनेट्स जो लगन पे होते हैं, सेकंड हाउस में होते हैं, 11th हाउस में होते हैं, अगर नवमांशा पति जो है सेकंड लॉर्ड के द्वारा अगर देखे जाते हैं तो कौन कौन से हुए 12th पॉइंट में? तो 12th पॉइंट में ये हो है कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं अगर वो लगन के सेकंड हाउस में 11th में बैठे हों और साथ में नवमांशापति सेकंड लॉर्ड के उसके द्वारा एक्सपेक्टेड हो, तो व्यक्ति को बहुत धनाढ़ बनाते हैं। तो कौन कौन हो गए कि बेनिफिक प्लैनेट्स एक तो बैठे होने चाहिए लगन से द्वितीय और 11th में, और साथ में एक्सपेक्टेड बाय कौन? सेकंड लॉर्ड के नवमांशपति। तो उसका मतलब सेकंड लॉर्ड का नवमांशपति आपका कितना महत्वपूर्ण हो गया, आप सोच के देखो। यानी कि और मैं कई बार सोचता था कि जो शनि की मेरी महादशा थी उसने इतने मेरी को प्रॉपर्टीज कैसे जुड़वा दी, इतना मेरे को जो है इतनी गाड़ी, 3 गाड़ियां मैं रखता था। एक इनोवा, मेरे पे एक इनोवा होती थी, कंपनी से SX4 मिली हुई थी, एक वाइफ की जैज थी, अमेज थी। क्योंकि वजह क्या था कि सेकंड लॉर्ड है मेरा वीनस, और वीनस का नवमांशपति कौन है? एक्वेरियस, यानी कि शनि। और शनि की महादशा में, शनि के अंतरे में इतना धन आता था कि मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि यार 3 गाड़ियां हैं, एक मेरी SX4 मेरी दोनों बच्चियां चलाती थी, अमेज जो है या जैज मेरी वाइफ चलाती थी जो कि होंडा की थी, और इनोवा में चलाता था। लेकिन अब वो धन मुझे दिखाई नहीं पड़ता, अब तो मेरे पे एक ही गाड़ी है। तो आप देख रहे हैं बात को कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना महत्व की बात हो जाती है कि जो आपका सेकंड लॉर्ड का जो नवमांशपति है वो आपका कितना धन देने वाला, कितना बड़ा धन देने वाला प्लैनेट हो गया। तो इसमें when benefits are posited on the लग्ना, इसमें 12th पॉइंट है कि लगन पे सेकेंड हाउस पे 11th हाउस पे अगर बेनिफिट प्लैनेट अगर बैठे हों और उनको एस्पेक्ट जो मिल रहा हो, वो एस्पेक्ट उनको कहाँ से मिल रहा हो, वो एस्पेक्ट उनको मिल रहा हो यहाँ से नवमांश के सेकंड के नवमांशपति से, तो व्यक्ति को बहुत ढेर सारा धन मिलता है। अब 13 पॉइंट है, जो सेकंड लॉर्ड अगर नीचभंग राजयोग अगर बनाता है कुंडली में तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनाढ़ होता है, प्रोवाइडेड द इन्वॉल्व प्लैनेट्स आर प्लेस्ड नॉट इन बैड हाउसेस इन नवमांशा। यानी कहने का मतलब है कुंडली के अंदर में आपने देखा कि सेकंड लॉर्ड, जैसे ऐश्वर्या राय की कुंडली में आप देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड जो उनका है वो नीचभंग राजयोग बनाता है, मतलब उनका मतलब उनकी कुंडली में 2 नीच के प्लैनेट्स हैं। ऐश्वर्या राय की कन्या लगन की कुंडली है, तो सेकंड लॉर्ड जो है वो नीचभंग राजयोग अगर बना रहा हो या सेकंड हाउस पे अगर नीचभंग राजयोग बन रहा हो, उसमें जो इन्वॉल्व प्लैनेट्स अगर नवमांशा में है, उनकी स्थिति अच्छी है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा, बहुत धनाढ़ राजयोग बन जाएगा। ये अब आपका है पॉइंट नंबर 14।
तो पॉइंट 14 आपका है कि जब सेकंड का लॉर्ड या उसका नवमांशा का लॉर्ड, अब घूम फिर के ना सारी बातें उसी पे आ रही हैं। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा यार कि मतलब कहने का मतलब धन की बात हो रही है तो सेकंड का लॉर्ड उसका नवमांशपति, तो उसका मतलब कल को मेरे जॉब की बात होगी तो जॉब का लॉर्ड और उसका नवमांश का पति, कल को मेरे बच्चे की बात होगी तो मेरे बच्चे का पंचम का लॉर्ड और उसका नवमांशपति। आप समझ गए ना, आप सीक्वेंस समझ गए ना, आप बात को समझ गए ना कि किस तरीके से ऋषि लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हर बार आपको घूम फिर के जिस हाउस के बारे में भी आपने कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है तो उस भाव का लॉर्ड और भाव का नवमांशपति, इन दोनों के इक्वेशंस को देखिए। D1 में, D9 में अगर उसके इक्वेशन बहुत अच्छे होंगे तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन D1 में पहले हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहीं से प्रॉमिस ऑफ डिजायर्स क्रिएट हो रही हैं, प्रॉमिसेस क्रिएट हो रही हैं। वहां देखेंगे, फिर हम नवमांश में जाके देखेंगे उनको कि वो नवमांश में जब आप देखेंगे तो सूक्ष्म अंतर में देखेंगे, प्रत्यंतर में देखेंगे, उसको आप जो है भुक्ति में देखेंगे, यानी कि अंतर दशा में देखेंगे, प्रत्यंतर में देखेंगे, सूक्ष्म में। मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत से लोग जो है महादशा देखते हैं D1 चार्ट से, और अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर का फलित हमेशा नवमांशा चार्ट से करते। तो अब ये 14 पॉइंट ये है कि जिस समय जो लगन का स्वामी, लगन का जो सेकंड हाउस है और उसका जो नवमांश का स्वामी है, अगर वो 11th हाउस, नवमांश लॉर्ड इज इन 11th हाउस, यानी सेकंड का लॉर्ड और उसका नवमांश का लॉर्ड। जैसे मेरा सेकंड का लॉर्ड है शुक्र, बैठा है एक्वेरियस में, तो शुक्र और शनि अगर मेरा 11th हाउस में बैठ जाए तो नेटिव इज वेल्दी। और सेम अप्लाइज टू 11th लॉर्ड इन नवमांश लॉर्ड आर इन सेकंड भाव। तो मेरा जो मेरी कुंडली में जो 11th का लॉर्ड है वो शनि है, शनि शुक्र की राशि में बैठा है, यानी कि तुला में है, तो उसका मतलब वो शुक्र हो गया, उसका नवमांश का पति। तो नवमांश का पति तो शनि और शुक्र मेरा द्वितीय में बैठ जाए तो भी ये धनाढ़ स्थिति बनाता है। शुक्र शनि 11th में बैठे या शनि शुक्र जो है वो सेकंड में बैठे, इन दोनों केस में वो धनाढ़ योग बनाएगा। लेकिन मेरे शुक्र और शनि कैसे बैठे हैं? षडाष्टक, यानी 6 और 8 बैठ गए। 6 और 8 कैसा कॉम्बिनेशन है? स्ट्रगल का, 8वां इनहेरिटेंस का, छठा बहुत झगड़े झंझट मेहनत से कमाने का। तो बहुत मेहनत करके कमाई होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप समझिए। विश्वास साहब, आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए सुन रहा हूँ बस। रवि साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे सेकंड एंड 11th के लॉर्ड का जो नवमांशपति है, वो नवमांशपति जो है ईच अदर हैं। ईच अदर का मतलब शनि का जो नवमांशपति है वो शुक्र है और शुक्र का नवमांशपति है शनि है। तो शुक्र शनि अगर मेरे सेकंड में बैठते या मेरे 11th में बैठते तो मुझे बहुत धनाढ़ बना देते। लेकिन बैठे कैसे हैं मैंने आपको बताया कुंडली में? षडाष्टक, 6 और 8। 6 और 8 का मतलब क्या हो गया? 6th हाउस क्या है? मेहनत मशक्कत का है सर, मेहनत का और सीक्रेट जगह से पैसे आने का ना। सर अष्टक भी तो बस अष्टम से आता है सीक्रेट। सर वो मेहनत से है ना, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे आपके इधर 6th हाउस के अंदर, कंपटीशन रहेगा। अष्टम भाव से ना एक बात आपको बताएं, देखिए विश्वनाथ साहब, अष्टम भाव से ना विदेश से पैसा आता है। अच्छा, अष्टम भाव से आने वाला जो पैसा होता है इनहेरिटेंस से आता है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल दिया था कुंडली का, जिसमें शुक्र और चंद्रमा का चतुर्थ और सप्तम का राशि वर्तन है। चंद्रमा वाला आप टेम्पलेट उठाएंगे ना, तो मैंने एक नेटिव का एग्जाम्पल दिया था जिसका चंद्र और शुक्र का राशि परिवर्तन है चौथे और 7वें का। तो मैंने अपने ही बारे में लिखा था। तो मैंने क्या उसमें लिखा था कि पिता के द्वारा उनको एक मकान की प्राप्ति भी उसी दशा में। तो ये 8th हाउस के रिजल्ट क्या मिले? इनहेरिटेंस के। आप समझे? आप 8th हाउस के रिजल्ट ये मिले। मेरे मोर देन 170 फॉरेन के क्लाइंट्स हैं। फॉरेनर्स में से मैं 7,000 रुपीज लेता हूं और
कभी मैंने एडवर्टाइज नहीं किया, मेरी आज तक कोई वेबसाइट नहीं, मेरी आपको वेबसाइट आपको ढूंढते आप रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगी। सुनील जी की 3 वेबसाइट बनी है 7 लाख की, मैंने आज तक कभी कोई वेबसाइट नहीं बनाई। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से चेक रिपब्लिक से लेकर ऑस्ट्रिया वियना में हुटर एक हैं, एरन हुटर, एक जना कराता है, पूरे परिवार का कराता है। मेरे क्लाइंट्स जो हैं जर्मनी में हैं, ब्राज़ील में हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं, डिफरेंट सिटीज़ में, और अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में। एक समय 2004 से 2007 तक तो मुझे विदेश से बहुत इनकम हुई, बहुत क्लाइंट से इनकम हुई। वो एक समय होता है ना, आपका गोल्डन पीरियड होता है। तो चूंकि मैंने आपको बताया शनि मुझे कमा के देता है, उस समय शनि में शुक्र का चल रहा था। तो और ये देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया ना कि शनि बैठा है शुक्र के नौमांश में और शुक्र बैठा है शनि के नौमांश में, लेकिन बैठ गया सडाष्टक होने के बावजूद इन्होंने मुझे छठेर मशक्कत मेहनत से भी दी और अष्टम यानी कि विदेश से भी दिया। कल सब मैं भी अपना सर्च लगाऊंगा सब, कि देखता हूँ कहाँ का कौन बैठा है और ढूंढूंगा कितना पैसा है। प्रदीप साहब आप बोल रहे हैं? हाँ सर। ओह वेरी गुड। ऐसा मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पे मेहनत करें, कोशिश करें। इसमें मेहनत करूंगा सर, कि कल देखता हूँ कहाँ पैसा कितना मेरे पास, क्योंकि ये करना चाहिए। अगर आप इसको करेंगे ना तो आप एक्चुअल में, आपको बता रहा हूँ कि नॉट ओनली यू आर गोइंग टू बी हैप्पी बट यू आर गोइंग टू एक्चुअली गिव गुड डायरेक्शन टू अदर पीपल। यस सर। इस पे तो पूरा मैं बहुत ही कंसंट्रेट करके करूंगा ये वाला काम। हाँ बिल्कुल, ये हमें मेहनत करके ना अपने आप को हमें प्रूव करना है। क्योंकि साहब मुझे मालूम मेरे पास कितना पैसा है, तो उससे पता लगेगा। हाँ, मैं वैसे आपको रफली बता सकता हूँ कि आपके पास में रफली होगा कोई 9 से 11 करोड़ के बीच में, सारे एसेट्स मिला के। हो सकता है। इसका मतलब आप डिनाई नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैं डिनाई नहीं कर रहा। क्योंकि असल में क्या है ना कि मैंने आपकी कुंडली एक बार देख ली है ना, एक बार मैं अगर देख लूं किसी चीज को तो मैं कभी भी ना ऐसे वो नहीं मारता हूँ जो। नहीं सर, पर मैं अपने आप कैलकुलेट करना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। नहीं, वो आपने करना चाहिए, क्योंकि अपनी कुंडली से बढ़िया तो मैं आपको बताऊँ ना, इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, क्योंकि अपने को सब चीज मालूम है ना सर। हाँ, अब वैसे भी ना आप किसी भी नियम को ज्यादा अच्छा अपनी कुंडली पे समझ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जो कारक हैं पैसे के, तो कारक के 15वां 15 पॉइंट है कि कारक जो है हमारे वेल्थ के वो हैं गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्र हैं, शनि हैं। ये हमारे वेल्थ के प्राइमरी कारक क्यों माने जाते हैं? गुरु और सूर्य जो है वो मेगा वेल्थ के हैं। शुक्र और चंद्र जो है, शुक्र को क्षणिक जरूर है लेकिन शुक्र से आने वाली हर चीज को खरीदने की अफोर्डेबिलिटी शुक्र देता है। और चंद्रमा का जो धन है वो बैंक बैलेंस का है, लिक्विडिटी का है। जब ये कुंडली के अंदर में ये कारक कमजोर हो जाते हैं कुंडली में और नौमांशा में ये बैडली प्लेस्ड हो जाते हैं तो ये दे लीड टू लॉस ऑफ वेल्थ। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जिस समय अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं D9 में तो व्यक्ति को मिडिल लाइफ से ऊपर बहुत धनी बनाते हैं। मैं इस पॉइंट को दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धन के 4 कारक हैं, ये इम्पोर्टेंट है गुरु, शुक्र, चंद्र और सूर्य। जिस समय वो कमजोर होते हैं D1 के लिए, जब चार्ट लिखा है इसका मतलब D1, और नौमांश पे बैडली प्लेस्ड हो जाए। बैडली प्लेस कहाँ हो सकते हैं? दुख स्थानों पे हो सकते हैं, शत्रुगत राशियों से एस्पेक्टेड हो सकते हैं, शत्रु ग्रहों से एस्पेक्टेड हो सकते हैं, शत्रु प्लैनेट्स के कंजंक्ट हो सकते हैं। तो उस समय वो क्या करेंगे कि चूंकि वो अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है D9 में, उस आदमी को बहुत धन का नुकसान देंगे दशाओं में। और अगर प्लेस अगर अच्छे हैं तो उस आदमी को वेल्दी बनाएंगे दशाओं में। दशाओं में हम क्यों बोलते हैं? उसका एक रीजन है कि दशा ही ट्रिगरिंग इफेक्ट देता है।